विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत द्वितीय कक्षा से लेकर के और प्रतियोगी परीक्षाओं तक व्याकरण पक्ष है वो हमेशा काम आता रहता है। और इसकी यदि हम प्रारंभ में ही अपनी नींव को मजबूत कर लें तो अपने को आगे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं या व्याकरण संबंधी जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको पुनः स्मरण करवाना चाहूंगा, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी की भाषा देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अक्षरों की बनावट, आकृति, सुडौलता लिए हुए है, इनको हम बेढंगेपन से नहीं लिख सकते। और मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जब भी आप आपस में वार्तालाप करें तो हिंदी भाषा के अंदर ही करें। आपके विचारों में निश्चित रूप से नए नए शब्दों का समायोजन होता जाएगा और आप वार्तालाप के अंदर जिस तरह से एक पत्रकार द्रुत गति से, संक्षिप्तता से, सरसता के साथ में बातचीत करता हुआ और अपना जो लक्ष्य लेकर के चलता है उसको पूर्णता प्रदान करता है, इसी तरह से आप प्रारंभ से ही अपने वार्तालाप को हिंदी भाषा में क्रियान्वित रूप देंगे तो आपका वार्तालाप का प्रभाव है वो प्रभाव उत्पादकता को छोड़ता हुआ रहेगा। कोशिश करेंगे हम, आग्रह है आपसे, आदेश नहीं है। और यदि सामने वाला व्यक्ति हिंदी भाषा के अंदर ठीक प्रकार से हमारी बात को नहीं समझ सकता है तब हमें हमारी स्थानीय राजस्थानी भाषा के अंदर उससे वार्तालाप करके और अपना काम निकाल लेना चाहिए। आप पर मैं हिंदी में वार्तालाप करना थोप नहीं रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ। आग्रह के अंदर सहजता से उसको हम अपने व्यवहार के अंदर ला सकते हैं। विद्यार्थियों, संज्ञा शब्द सुनने के अंदर बहुत ही सरल लगता है, परंतु कई बार क्या हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं कि हम निश्चय की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। सरल सी परिभाषा आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा से आपको यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि जितने भी नाम हैं, नाम ही संज्ञा है। यदि हम सरल शब्दों में ऐसा कहें तो शायद ही कोई अतिशयोक्ति होगी। आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तकें बाजार के अंदर अन्य अन्य लेखकों की उपलब्ध भी है, हम देखते भी हैं, अवलोकन भी करते हैं। और आपको कुछ पुस्तकों में संज्ञा के 5 भेद मिलेंगे और कुछ पुस्तकों में आपको मुख्य रूप से 3 भेद मिलेंगे। तो छात्रों, जो 2 भेद अन्य हैं वो इन्हीं 3 संज्ञाओं के आधार में से निकले हैं। तो आप इस बात को लेकर के भ्रमित नहीं हो कि संज्ञा के 3 भेद सही है या 5 भेद सही है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो 3 भेद है उन्हीं से आप समझते हुए आगे बढ़ें तो आपकी संज्ञा का जो प्रश्न है वो किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं रहेगा। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेदों की बात हो गई, जिसके अंदर पहला भेद है व्यक्तिवाचक। व्यक्ति शब्द आते ही हमारा विशेष रूप से संकेत जाता है एक ही तरफ। और जातिवाचक संज्ञा दूसरा भेद है। तीसरा और अंतिम भेद आपका भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेदों को हमने जाना है, समझा है। आज विद्यार्थियों अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा
इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण सम्मिलित हो सकते हैं, उनका अपने अवलोकन करेंगे, समझेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान को, परिभाषा को एकदम व्यवस्थित रूप से समझेंगे। सामान्य सी परिभाषा भैया इसकी, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आप रटे नहीं, व्याकरण में रटने की अपेक्षा आप उसके आधार को समझेंगे तो आपकी जो गुणवत्ता है वो श्रेष्ठ साबित होगी। विद्यार्थियों, इसके अंदर जो आपको नीचे मैंने उदाहरण लिखे हैं, इन सभी उदाहरणों को एक एक करके अपने समझेंगे कि ये सभी उदाहरण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, व्यक्तियों के जितने भी नाम हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, जैसे मान लो किसी बालिका का नाम प्यार से उसको बिट्टू कहते हैं तो ये स्त्रीलिंग बोध हो गया, और पुरुष कोई भी नाम जैसे मोहन है तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आता है। फिर आपके जितने भी देशों के नाम हैं वो सब, जैसे भारत, नेपाल, अमेरिका, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। राज्यों के नाम, जहां पर भी आपको राज्यों के नाम दिखाई दें वहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम, महासागरों के नाम, महाद्वीपों के नाम, पर्वतों के नाम, दिशाओं के नाम। फिर आपके आता है सड़कों के नाम, कोई भी मार्ग है, सरोजनी नायडू मार्ग, तुलसी मार्ग। फिर आपके दिन, जितने भी दिन हैं आपके, महीनों के नाम हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के नाम हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम हैं, नदियों के नाम, झीलों के नाम, हमारे त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम, ग्रहों और उपग्रहों के नाम, ये सभी भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, हम सामान्य सी पुस्तकों के अंदर देखेंगे तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2, 4, 5, अधिकतम 10 उदाहरण मिल जाएंगे, परंतु ये जो आपको उदाहरण मैंने लगभग 22 के हैं वो बताए हैं, इनको आप एक क्रम के अंदर याद रख सकते हैं तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसका अपने दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा का भी है, उसका भी अपने आगे उल्लेख करेंगे। उसके अंदर भी मैं मेरी तरफ से आपको बहुत ही सरल, सुबोध और प्रवाहमयी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार मेरा पुनः विद्यार्थियों और अभिभावकों से आग्रह है कि वर्तमान समय संक्रमण काल का चल रहा है। हम सभी भारतवासियों का प्रथम और अनिवार्य कर्तव्य यह बन जाता है कि हम हमारे सभी निजी स्वार्थों का परित्याग करते हुए देश हित के अंदर अपने उन्नति का कोई न कोई योगदान रहना चाहिए। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि स्वदेशी वस्तुओं का हम अधिकतम उपयोग करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को हम फौलाद जितनी मजबूत बना देंगे। विदेशी वस्तुओं के मोह से हम निरंतर दूर होते जाएं तो हमारी जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है उसको हम और मजबूती प्रदान करेंगे। और अर्थव्यवस्था जिस देश की मजबूत होगी विद्यार्थियों, उस देश के नागरिकों का जीवन भी सुखद, संपन्न और उच्च श्रेणी का होगा। देश भाव, देश प्रेम का भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। हमारे साहित्य के अंदर हमें देखने को भी मिलता है
वह देश देश है क्या जिसमें, वह देश देश है क्या जिसमें लेते जन्म शहीद नहीं, वह खाक जवानी है क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह खून नहीं वह पानी है जो परवश होकर बहता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों, मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, आज हमारे देश की तरफ पूरा विश्व टकटकी लगाए हुए देख रहा है, उसे पुनः सिरमौर बनाते हुए पूरे विश्व के अंदर भारत शब्द का नाम गूंजना चाहिए। और अभी जो सर्वेक्षण हुआ है इसके अंदर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी को विश्व के अंदर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी उनको 88 अंक मिले हैं जो किसी भी विदेशी प्रधानमंत्री को नहीं मिले। मेरा आपसे पुनः आग्रह है, हमारे जो युवा प्रधानमंत्री जो निरंतर हमारे लिए चिंतन करते रहते हैं, इसलिए हम सभी को भी देश हित के अंदर अपना योगदान देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।